जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम सैम्पल पेपर 1 और 2 और 3 सैम्पल पेपर अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं। आज जो हमारा सैम्पल पेपर है वो हमारा सैम्पल पेपर 4 है। इससे पहले मैं 3 सैम्पल पेपर अपलोड कर चुका हूँ, जिनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो आपके पिछले 10 सालों के क्वेश्चन बच चुके हैं, तो मैंने नेक्स्ट सैम्पल पेपर में वो वीडियो मतलब कि पेपर बनाया है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उन्हीं के बेस पर एक नया सैम्पल पेपर बनाया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लाइब्रेरी नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं किसके रिगार्डिंग नेशनल इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। मतलब कि जो लिबरल नेशनलिज्म था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राइट ऑफ लाइब्रेटी एंड इक्वलिटी। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट, तो यहाँ पर हमारा ये भी सही है। जो गवर्नमेंट का निर्माण है वो लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। हम लोगों को आज़ाद और समानता का अधिकार था, इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो उसमें लाइब्रेरी नेशनलिज्म में नहीं था। तो ये हमारा चौथा वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकेंड जो थर्ड है वो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर सारे एमसीक्यू बाकायदा ध्यान से देखेंगे। ये एमसीक्यू आपके पिछले वर्ष से आ चुके हैं, तो मैंने वही मतलब कि उन्हीं क्वेश्चनों को मिलाकर एक नया सैम्पल पेपर बनाया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव का जो ओपिनियन के बीच में क्या अंतर था, क्या रीजन था। तो हमारा क्या रीजन था आप लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्ट्रोड्स would slow down the process of integration of Dalits into society। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इमेज शो की गई है, तो ये यहाँ पर हमारी इमेज क्या सिग्निफिकेंस दे रही है, मतलब कि क्या ये हमको रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपको यहाँ पर ये पिक्चर से दिख रही है, ये पिक्चर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, पहला आप देखेंगे द पिक्चर द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स नेपोलियन एज अ पोस्टमैन। तो यहाँ पर जो नेपोलियन है वो एक पोस्टमैन का काम कर रहा है। यहाँ पर देखो इसके सारे लिफाफे छूट रहे हैं। तो ये हमारा पहला वाला पिक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सेकेंड वाला, ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट बियर्स नेम ऑफ टेररिस्ट लॉस्ट ऑफ नेपोलियन। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है, जो टेररिस्ट हैं जो नेपोलियन ने खो दिए थे उनके नाम यहाँ पर ड्रॉपिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड दोनों सही हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है द फिगर डिपिक्ट्स सार अलेक्जेंडर आई वाज आर्मी, तो ये हमारा गलत है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाला देखेंगे, कह रहा है कोलिशन आर्मीज ऑफ रसिया प्रूसिया ऑस्ट्रिया स्वीडन डिसिवली डिफीटेड फ्रेंच आर्मी ऑफ नेपोलियन। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला भी ऑप्शन सही है। इसके अब जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा पहला वाला था
सेकेंड वाला था और हमारा फोर्थ वाला था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है 95 दीज, ये किसने किताब लिखी है, ये किसने लिखी है, ये हमारी लिखी है मार्टिन लूथर ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 95 दीज, 95 दीज किस राइटर की बुक है, तो किसकी है, मार्टिन लूथर की बुक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओवर गेजिंग द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेशन, मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। तो हमारा कौन है, वो हमारा है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है, बम्बई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन है जिसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया था। तो वो हमारा कौन था, वो हमारा था प्रोजेक्ट टाइगर। कौन था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट किया गया, मतलब किस ईयर को स्टार्ट किया गया, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है डैम्स हैव नेवर ट्रिगर्ड फ्लूड। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डैम्स हैव नेवर नेवर ट्रिगर्ड फ्लूड, मतलब कि बाढ़। तो यहाँ पर जो हमारा ए वाला है डैम्स नेवर, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो हमारा ए वाला है रॉन्ग है। इसके बाद जो रीजन कह रहा है फ्लूड कंट्रोल इज आल्सो रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो बिल्कुल सही रीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और यहाँ पर जो रीजन है वो हमारी स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, डी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कास्ट ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग रहते थे, मतलब कि सबसे ज़्यादा श्रीलंका में किस जाति के लोग रहते थे। तो वहाँ पर किस जाति के लोग रहते थे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग रहते थे, बुद्धिस्ट एंड हिंदूज़। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि रिगार्डिंग मतलब कि के संबंध में यूनिटरी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसमें वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, जो हमारा राज्य की सरकारों का जो पावर है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंग गारंटीड, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस लॉ वॉज एंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2005, मतलब कि ऐसा कौन सा फेमस लॉ था जिसको भारत की सरकार ने अक्टूबर 2005 में एंड कर दिया था, मतलब उसको समाप्त कर दिया था। तो हमारा वो कौन सा एक्ट था, वो हमारा एक्ट था द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट।
तो ये हमारा वो एक्ट था जो भारत की गवर्नमेंट ने 2005 में इसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद जो रीजन है वो यहाँ पर कह रहा है डिजायर ऑफ बॉय, मतलब कि एक बच्चे की चाहत चाइल्ड मैक्स बनाती है इंडियन फैमिलीज अबाउट ऑफ चाइल्ड गर्ल। एक मतलब कि लड़कियों की कमी को यहाँ पर इंडिया में बॉय को हर कोई मतलब कि सोचता है कि यहाँ पर हमारा पहला चाइल्ड बॉय ही हो। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग में जो लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है बिल्कुल सही है रीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा रीजन है वो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम। मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल वन पार्टी सिस्टम ही अलाउ, मतलब कि वहाँ पर है। तो वो पार्टी कौन सा देश है? तो वो हमारा देश है चाइना। कौन है? चाइना। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट प्रोड्यूस अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ओपन टू पीपल हु इलेक्टेड द रूलर्स। मतलब कि जो इलेक्शन को लड़ते हैं जो बाहर आते हैं वही यहाँ पर ओपन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है पावर शेयरिंग, मतलब कि पावर शेयरिंग पर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, और आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर जब आप लोग ऑप्शन को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कौन कौन से ऑप्शन रीड है। तो हम लोग सबसे पहले सभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो आपको यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला लिखा है मेजोरिटीसियम इज़ अ रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद कह रहा है इट क्रिएट्स बैलेंस ऑफ हार्मनी डिफरेंस ग्रुप्स। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है क्योंकि ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में एक समतुल्य एक हार्मोनी बैलेंस रखता है, क्या क्रिएट करता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला कह रहा है इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स अमंग सोशल ग्रुप्स। तो ये भी सही है, ये सोशल ग्रुप को मतलब कि एक संघर्ष की पॉसिबिलिटी को उत्पन्न करता है, ये भी सही बात कह रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पावर शेयरिंग इज द सेम इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही इसेंसफुल थिंग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्वेश्चन को रीड करना है खुद से। यहाँ पर हम आपको इसका आंसर बता दें तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा 12,000 होगा, 12,000। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको डाटा को रीड करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है फाइंड आउट विच कंट्री हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कि कौन ऐसा कंट्री है जो अपनी इनकम का मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा वो कंट्री कौन है? वो यहाँ पर हमारा कंट्री ए देख लीजिए। कंट्री ए में सभी के पास पर्याप्त धन है। देख लीजिए कंट्री ए में सभी के पास मिनिमम मिनिमम आराम से सभी के पास पर्याप्त धन है। तो वहाँ पर हमारा कंट्री ए है, उसने अपने देश की इनकम को कम्प्लीटली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा, मतलब कि लगभग सभी के पास समान आमदनी है। यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा गैपिंग नहीं रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा कंट्री ए है उसने अपने देश की सब मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल समान रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है।
तो यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स द टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र का इकोनॉमी किससे आती है, तो किससे आती है, वो हमारी आती है टीचर। तो टीचर से हमारा टर्सरी सेक्टर में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। मतलब कि यहाँ पर कह रहा था कि टर्सरी सेक्टर से कौन यहाँ पर प्रोफेशन अपनी इनकम को जनरेट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा टीचर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मनी स्पेंट टू बाई असेट्स एज सच एज लैंड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कोऑपरेटिंग सोसाइटीज़। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट चूज करने हैं अबाउट फैक्टर रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन फैक्टर आपको यहाँ पर बताने हैं किसके कारण यहाँ पर भारत में ग्लोबलाइजेशन संभव हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होंगे फर्स्ट वाला भी है, सेकंड वाला है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो ये हमारे थे 20 MCQ जो कि आपके पिछले सालों में MCQ याद रखे थे। ये मैंने आप लोगों को रख दिए ताकि आप यहाँ पर आप लोग इसको देख सकें और पढ़ भी सकें। इससे पहले मैंने एक MCQ पर आधारित एक वीडियो बना रखा है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा सेक्शन यहाँ पर बी मिलेगा। तो सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आप लोग वेरी शॉर्ट आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ पर जो आपका लॉन्ग आंसर की टाइमिंग है वहाँ पर वो आप उतनी उसको पर्याप्त टाइमिंग नहीं दे पाएंगे, जिस कारण आपका जो लॉन्ग आंसर वो काफ़ी छोटा होगा और वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप उतना ही आंसर लिखें, विथ आंसर लिखें, बिल्कुल जो आपका सुटेबल आंसर हो आप यहाँ पर वही लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर आपको क्लासीफाई करना है जो फैक्ट्रियों में इंडस्ट्री में बेसिस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की किस प्रकार से उसके स्रोत होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से अलग अलग कैसे होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जैसे फैक्ट्री में सभी मटेरियल अलग अलग होते हैं तो आपको सभी मटेरियल को यहाँ पर क्लासीफाई करना है और उसका सभी का यहाँ पर सिग्निफिकेंस भी आपको देना है कम से कम शब्दों में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 22। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक रिएक्ट द पेटिशन फिल्ड बाय एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो गवर्नर थे वो जनरल विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इंग्लिश और जो इंग्लिश को राइट करते थे और यहाँ पर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को, उन्होंने क्या पेटिशन पे क्या रिएक्ट किया था। तो यहाँ पर उसको आपको कम से कम शब्दों में उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर और कह रहा है व्हाट लेड द कर्नल colonial government to pass the Vernacular Act Press 1878, how did affect the vernacular newspaper। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट्स कास्ट इन पॉलिटिक्स इंडिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कास्ट का क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मीन है, तो यहाँ पर उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोगों को ये आंसर दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको इनका आंसर लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो यहाँ पर हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिखा दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है।
तो आप यहाँ पर 21 का आंसर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा एग्रो बेस्ड, सारा कुछ मैंने लिख रखा है 21 में। फिर आपको इतना और लिखना है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी तक लिखना होगा। इसके बाद 22 का आप ये देख सकते हैं, 22 का यहाँ पर आप बी वाला भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सेकेंड किस प्रकार से, थर्ड आपको 3 रिएक्शन लिखनी थी मतलब कि। इसके बाद 23 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको पार्ट बनाकर मैंने लिख दिया है, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद यहाँ पर आप 24 देख सकते हैं, आप 25 देख सकते हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसकी ओर बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कोई 3 क्वेश्चन करने, कितने, कोई 3। तो यहाँ पर पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कोई 5 दिए, वहाँ 5 ही करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ हैड द इम्पार्शियल स्टेटमेंट स्टेड इन चाइना बीन मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या चाइना है वो बहुत ही लंबे समय से प्रिंटेड के उत्पादक क्षेत्र में बहुत ही आगे है। तो इसको आपको एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पर ब्रीफ में समझाना होगा। इसके बाद 26 का ए वाला कह रहा है गेटिंग अ लोन बैंक is a much difficult than taking loan from informal sources of poor why। यहाँ पर कह रहा है कि गरीब जो किसान लोग होते हैं उनको बैंक से लोन लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। किसकी बजाय, एक कोई अपने इनफॉर्मल से, मतलब कि आपने अपने कोई सगे संबंधी से लोन लेने की बजाय बैंक से लोन लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपको इसका रीज़न देना है क्यों। क्योंकि यहाँ पर बैंक होती है वो कई प्रकार की वो करती है झंझट, जैसे कि ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसी को आपको बस यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर बी कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म डेब्ट ट्रैप। मतलब कि डेब्ट ट्रैप क्या, मतलब कि पहले आप कर्ज देंगे, उसको कर्ज में डुबा देंगे, फिर उसकी आप ज़मीन हड़प लेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप। इसी पॉलिसी को चाइना लगातार अपना रहा है, इसी पॉलिसी को, जो डेब्ट प्रोडक्ट यहाँ पर जो पॉलिसी है, इसी पॉलिसी को यहाँ पर आपको, ये पहले कंट्री, चाइना कंट्री आपको पहले यहाँ पर लोन देगा, फिर जब आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो ये आपसे पता चाइना क्या कहेगा कि मुझे अपना ये हवाई अड्डा दे दो, मुझे अपना ये समुद्री बंदरगाह दे दो। ये आपसे कई प्रकार के, आपका एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, ये आपकी डिमांडिंग में मांगता है। कहता है कि मुझे अब 90 साल के लिए दे दो, 100 साल के लिए दे दो, तो आपको ये अपने जाल में फंसा लेता है इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आपको, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई इज इट मोर रैम्पेंट इन रूरल एरियाज। इसके बाद गिव 2 रीजन, आपको कोई 2 रीजन देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, समझाना है द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेशन इन हिमालयस रीजन। मतलब कि हिमालय के क्षेत्र में भूमि का जो क्षरण है वो किस प्रकार से रोका गया है, उसकी समस्या को रोकने के लिए आपको यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल बताना है कि किन किन एग्जाम्पलों से हिमालय के क्षेत्र की जो भूमि का डिग्रेशन हुआ था वो आपको किस प्रकार आप लोग रोक सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है सजेस्ट एनी 3 वेज टू सेव वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है लोकल पीपल नो द लोकल प्रॉब्लम्स एंड इट्स सोल्यूशन बेटर एक्सप्लेन। तो इसको भी आंसर आपको एग्जाम्पल देकर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल देकर। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेक्शन डी है, सेक्शन डी की आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग इसके सभी क्वेश्चन रीड कर लीजिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन ई में आपको पैराग्राफ को रीड करना होता है, फिर आपको यहाँ पर आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर ये कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि आप यहाँ पर पैसेज को पढ़कर आप इसके आंसर दे सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चनों को ढील कर नहीं आना है कि हमको ये नहीं करा तो इसको मैं स्किप कर दूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन को इतना
गहराई से चेक नहीं करता है, वो आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखा हुआ देखता है। तो आप लोगों को बस पैराग्राफ पढ़ना है, जो आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ से ये इतना लिया गया है, बस आपको उतना वहाँ पे लिख देना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप करना नहीं स्किप करना, ठीक है? ये आप सभी से प्रण कर लो कि यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्किप नहीं करने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, यहाँ पर अब सेम वही क्वेश्चन है, आपको जो आपको वो दिया गया पैसेज, इसको आपको रीड करना है, फिर आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, मतलब कि आंसर देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इनको भी आंसर दे सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको डरना नहीं है, आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में इसके सभी आंसर फोड़ के आना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं मैपिंग के। किससे? मैपिंग। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मैपिंग में मतलब कि एकदम से सही भरना होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या भरें, क्या ना भरें। तो ये आपको सबसे पहले आप लोगों को मैपिंग के यहाँ पर मैं जितने सैंपल पेपर आपको दे रहा हूँ, आप इनके सभी मैपिंग के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कह रहा है द प्लेस वेयर The place where the Indian National Congress session was held in September 1920। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह स्थान कौन सा है जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जो सत्र है वो 1920 में आयोजित किया था। वो कहाँ, कौन सा स्थान था? तो वो हमारा स्थान था अमृतसर। कौन सा था? अमृतसर। कौन सा था? अमृतसर था, जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो यहाँ पर हमारा इसका क्या होगा? अमृतसर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है द सिटी वेयर जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स टुक प्लेस। तो यहाँ पर कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और जो यहाँ पर हमारा पहला वाला एक आंसर क्या होगा? कलकत्ता। क्या होगा? कलकत्ता। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सेशन वहाँ पर हेल्ड किया था। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए सॉरी चाहते हैं कि मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? कलकत्ता। क्या होगा? कलकत्ता। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसका आंसर अमृतसर है। इसका आंसर क्या है? अमृतसर। अमृतसर। इसके बाद यहाँ पर जो आपको प्लेसेस दिए गए हैं, इन प्लेसेस को आपको यहाँ पर फिल आउट करना है, यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर ए लिखा है ए, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? कलकत्ता भरेंगे। कलकत्ता एक्सपोजिटली स्पेलिंग CALCUTT, ये कलकत्ता हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको बी में भरना है अमृतसर। क्या भरेंगे? अमृतसर भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों को जो प्लेसेस ये दिखाए गए, कलिपक्कम दिखाया गया है, विजयनगर दिखाया गया है, नोएडा दिखाया गया है, पारादीप दिखाया गया है, सरदार सरोवर डैम दिखाया गया है। तो यहाँ पर ही आपको सारा कुछ भरना है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पूछा गया कलपक्कम, तो यहाँ पर हमारा कलपक्कम कहाँ पर हमारा होगा? यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर दिख रहा है, मैं पॉइंट रख रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? कलपक्कम। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है विजयनगर। तो विजयनगर हमारा जस्ट यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने पॉइंट रखा है ये विजयनगर का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? विजयनगर। इसके बाद जो थर्ड है नोएडा, तो आप वो कहाँ पर फिल करेंगे? नोएडा। आप जस्ट यहाँ पर नोएडा को फिल करेंगे, यहाँ पर मैं पॉइंट रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नोएडा को फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला कह रहा है पारादीप। तो आप पारादीप को कहाँ फिल करेंगे? जस्ट यहाँ पर लाइन दिख रही है, यहाँ पर आप जस्ट पारादीप को बताएंगे, यहाँ पर हमारा पारादीप है। इसके बाद जो हमारा 5 वाला है सरदार सरोवर डैम, तो ये हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये हमारा यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पर, जस्ट यहीं पे जहाँ पे पॉइंट रखना हो, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा होगा सरदार सरोवर डैम। तो ये आपके 5 हो गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना था। तो ये आप मैचिंग अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा यहाँ पर आपको इसके सभी सैंपल पेपर आपको जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर हो सके। वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करेंगे।
ताकि हमको एक उमंग मिलती है कि हमारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो और बना सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।